Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 13th पार्ट पर। एंड इससे पहले हमने काफ़ी सारा आपका डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट कर लिया था। जितने बेसिक्स थे आपके हैंड राइटिंग से रिलेटेड उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्जरी को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेजर के बारे में। जब हमने इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ जब हमने बात करी थी तो वहाँ पर कई बार आया था आपका फोर्जरी का। उसमें फोर्जरी में आपके अलग अलग मेथड्स थे, जैसे कि आपका इरेजर था, ऑल्टरेशन था, ऑब्लिटरेशन था। तो उसी में से आपका जो एक टॉपिक होता है इरेजर, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर इसके बारे में जो आपके इरेजर्स होते हैं ये आपके बेसिकली अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उन टाइप्स पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में इनका डिटेक्शन हमें किस तरह से करना होता है उसके बारे में भी यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिकली इरेजर का मतलब क्या है, इरेजर होता क्या है। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना इरेजर कहलाता है। यहाँ पर ये जो चेंजेस होते हैं ये आपके अलग अलग मेथड से होते हैं। यहाँ पर किसी भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हम केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जनरली इट मे बी अ करेक्शन मेथड मेड बाय इरेजिंग सच एज रबिंग, स्क्रैपिंग और वाइपिंग आउट। जैसे कि जनरल अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे कि हम अपनी नॉर्मल डेज में कुछ ना कुछ लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, डायरीज़ लिखते हैं या फिर कुछ ना कुछ हम लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते टाइम पर कई बार हमसे लिखते लिखते मिस्टेक हो जाती है। तो वो अगर कोई गलत आपका लेटर लिखा है, कोई गलत वर्ड लिखा है तो उसको हमें हटाना पड़ता है। तो उसको हटाने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बार जनरल केसेस में हम आपका जो वाइटनर होता है उसका यूज़ करते हैं। वाइटनर भी आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका पेन फॉर्मेट में आता है और एक आपका पेंट ब्रश के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को किसी भी कलर से, किसी भी पेंट से जो आपका वाइटनर होता है उससे आपका छुपा देते हैं तो वो आपका ऑब्लिटरेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बाकी मेथड्स के बारे में सोचें तो जैसे कि कई बार जैसे कि आपने पेंसिल से लिखा है तो उसके लिए आप इरेज़र यूज़ करते हैं, जो आपकी रबर होती है उसको आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर पेन से भी लिखा है तो अगर आप इरेज़र को हल्का सा वाटर में थोड़ा सा गीला कर लें और बहुत ही ज़रा सा आपको उसको वेट करना होता है एंड देन उसे इरेज़ करें तो भी आपका थोड़ा बहुत आपका जो लिखा हुआ होता है वो चला जाता है। इसके अलावा कई बार कुछ लोग यूज़ करते हैं कोई भी पॉइंटेड एज, जैसे कि आपका ब्लेड हो गया, आपका जो कंपास होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं जो कि आपका इरेज़ करने में आप यूज़ करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का ही यूज़ फोर्जरी के पर्पज़ से भी किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसमें किसी ने कुछ फोर्जरी करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए भी यही आपका यूज़ होते हैं, यही सारे मेथड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बेसिस पर जो आपका इरेजर होता है आपके ये तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जिसमें पहला होता है आपका केमिकल नेचर, सेकंड होता है आपका फिजिकल इरेजर या फिर आपका मैकेनिकल इरेजर, एंड थर्ड है आपका एब्रेजन। बेसिकली जो एब्रेजन है वो भी एक तरह से आपका फिजिकल इरेजर में ही इंक्लूड करा जाएगा, बस यहाँ पर एब्रेजन एक अलग से नाम दिया हुआ है, इसको हम स्क्रैचिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका इरेजर के बेसिक्स के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जो आपके केमिकल इरेजर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। सो chemical erasers used for removing or bleaching the ink from a document। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। अब डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, जो आपके रेगुलर नोट्स होते हैं उसी को मान लीजिए, तो उसमें कुछ लिखा हुआ है और उसमें से आपको किसी चीज़ को रिमूव करना है, कोई एक वर्ड है, कोई एक लेटर है जिसको आपको हटाना है। तो उसके लिए वहाँ पर आप कुछ ऐसे केमिकल का यूज़ करेंगे, ऐसे आपके ब्लीचिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से केमिकल इरेजर का एक मेथड होता है। केमिकल इरेजर की एक ये टेक्निक होती है किसी भी चीज़ को जो भी लिखी हुई है आपका इंक से, तो उसको रिमूव करने के लिए। सो ये एक तरह की प्रोसेस होती है ऑफ ब्लीचिंग द कलर ऑफ इंक बाय कन्वर्टिंग कलर्ड कंपाउंड इनटू अ कलरलेस कंपाउंड। किसी भी कलर्ड कंपाउंड को, किसी भी कलर्ड ऑब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है उसको किसी भी कलरलेस में चेंज करना, ये आपका केमिकल इरेजर कहलाता है। एंड द इंक इटसेल्फ रिमेन्स ऑन द पेपर इन इनविजिबल फॉर्म। जो इंक होती है वो उसी पेपर में रहती है लेकिन इनविजिबल फॉर्म में होती है, क्योंकि इंक में
आपके अलग अलग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या इसका कॉम्पोजिशन होता है उसको भी हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम बाद में इसको डिटेल में समझेंगे। सो जो इंक होता है वहाँ पर जो डाइंग एजेंट होते हैं, डाइंग एजेंट का मतलब जो होता है जो इंक को कलर प्रोवाइड करते हैं, बस वो वाले जो आपके एजेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, बाकी का जो इंक होती है वो सारी की सारी वहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जो इंक होती है वो पेपर पे केमिकल इरेजर करने के बाद भी, केमिकल इरेजर का यूज़ करने के बाद भी इंक जो होती है वो पेपर पे अवेलेबल रहती है, बट इन इनविजिबल फॉर्म, ठीक है। सो ये आपका एक तरह से इस तरह से काम करता है केमिकल इरेजर। और जब ये इस तरह से केमिकल इरेजर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो पेपर होता है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर अगर जिस भी जगह पर आपने अप्लाई किया है केमिकल इरेजर को, वहाँ पर एक स्पॉट बन जाता है, एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कई बार आपको नेकेड आई से दिखता है, कई बार नहीं भी दिखता है। तो जब आप उसको किसी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहाँ से आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। एंड मोस्टली ऑर्गेनिक एंड वोलेटाइल सॉल्युबल्स आर यूज्ड। केमिकल इरेजर के लिए जो केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं वो जनरली आपके ऑर्गेनिक होते हैं एंड वोलेटाइल सॉल्युबल्स होते हैं। इसके अलावा जो केमिकल इरेजर्स होते हैं लीव अ कलर स्पॉट आफ्टर इरेजिंग ऑन द पेपर विच रिजल्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ केमिकल विद द इंक और पेपर। तो ये वही चीज़ है जो मैंने बताया था कि जैसे जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो केमिकल होता है वो जब इंक के साथ में, पेपर के साथ में रिएक्ट करता है तो उसकी वजह से कोई एक स्पॉट बन जाता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो ये चीज़ भी आपकी देखने को मिलती है, तो इसकी हेल्प से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल इरेजर। एंड यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो बेसिकली इस पर्पज से यूज़ करे जाते हैं। और उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आपके बॉल पॉइंट पेन होते हैं, बॉल पॉइंट पेन में जो इंक होती है that can be particularly or completely removed from the paper by the application of polar solvents such as tetrahydrofuran and acetone। यहाँ पर जो एसीटोन आपका एक केमिकल होता है और जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एक आपका केमिकल होता है, जब आप इन दोनों का, इनमें से किसी भी एक का यूज़ करते हैं तो उसकी हेल्प से जो बॉल पॉइंट पेन में जो इंक यूज़ होती है उसको आप पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं पेपर से, ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों ही केमिकल्स हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड एसीटोन, ये दोनों के दोनों आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं। एंड इनके अलावा जो भी केमिकल पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके बॉल पॉइंट पेन के इंक को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अभी यहाँ पर इसके अलावा बाकी के जो आपकी इंक होती है उसके लिए यहाँ पर कौन कौन से इरेजर्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्जेलिक एसिड, स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम टंगस्टेट, एसीटोन एंड टोलुइन, ये सारे के सारे वो केमिकल्स होते हैं जिसका यूज़ आप केमिकल इरेजर के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी लिस्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे इसमें से आपका केमिकल इरेजर के पर्पज से कौन सा केमिकल यूज़ करा जाता है, या फिर इनमें से कौन सा केमिकल इरेजर के जैसे यूज़ नहीं होता है। और उसके अलावा ये वाला जो आपका बॉल पॉइंट पेन वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको पता है कि बॉल पॉइंट पेन की इंक को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो भी पोलर सॉल्वेंट आपके केमिकल्स होंगे, या फिर जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, या फिर जो आपका एसीटोन है, ये सारे के सारे आपके बॉल पॉइंट पेन की इंक को रिमूव करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा एंड अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल इरेजर की। हमने बात कर ली केमिकल इरेजर की एंड अभी हम देखेंगे फिजिकल इरेजर। बेसिकली फिजिकल इरेजर बहुत ईजी होता है। इसमें क्या होता है, समटाइम्स इट इज़ अ पार्ट होता है हमारी राइटिंग का, दैट कैन बी देन विद द हेल्प ऑफ रबर नोन एज सिंपल रबर इरेजर। जैसे कि जब हम नॉर्मल लिखते हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, लिखते लिखते कुछ गलती हो जाती है, उसको रब करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स अपनाते हैं। उसमें केमिकल भी हो सकता है, उसमें फिजिकल भी हो सकता है, या फिर उसमें हम ऑब्लिटरेशन का भी यूज़ करते हैं। तो ऑब्लिटरेशन हम बाद में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं केमिकल इरेजर की। तो यहाँ पर जो आपका फिजिकल इरेजर की, तो फिजिकल इरेजर में आपकी जनरल केसेस में जो आपकी सिंपल रबर होती है उसको यूज़ करा जाता है। एंड इन दिस टाइप ऑफ इरेजर टेक्निक सुपरफिशियल पार्ट ऑफ पेपर लाइक पेपर फाइबर्स, पेपर कोटिंग एट्सेट्रा, ये डिस्टर्ब हो जाती है बाय यूजिंग रबर और ब्लेड और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब आप पेपर पे
इरेज़र को यूज़ करते हैं, मतलब रबर को यूज़ करते हैं। आपकी जो ब्लेड होती है, जो आपका पॉइंट वाला पॉइंटेड एज का कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी टूल है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी पेपर पे कुछ भी लिखे हुआ है उसको इरेज़ करने के लिए, तो उसकी वजह से जो पेपर होते हैं, पेपर पे जो एक कोटिंग होती है, पेपर के जो फाइबर्स होते हैं, पेपर पर जो इंक लिखी हुई होती है, जो इंक अवेलेबल होती है, वो सारा का सारा आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो आपके फिजिकल इरेजर वाले केस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी पेपर कोटिंग है, पेपर फाइबर्स हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल में हम समझें, क्योंकि जो आपका पेपर बनता है, पेपर बनने की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें बनती हैं, एंड उसमें से आपके प्रीवियस ईयर पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इस वजह से उसके बारे में पूरा डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में। ठीक है, सो यहाँ पर आपका हो गया बेसिकली फिजिकल इरेजर। एंड जो फिजिकल इरेजर होती है वो भी आपके दो तरह से कर सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है आपका सिंपल रबर इरेजर, एंड एब्रेजन को हम इसका सेकेंड पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी इरेजर होती है उसको हम दो में क्लासीफाई करते हैं। इरेजर को हम यहाँ पर दो में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है आपका केमिकल इरेजर, सेकेंड होता है आपका फिजिकल इरेजर। फिजिकल इरेजर को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो जाता है सिंपल रबर मेथड, दूसरा हो जाता है आपका एब्रेजन या फिर स्क्रैचिंग मेथड। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेजर का क्लासिफिकेशन। तो अभी अगर हम बात करें सिंपल इरेजर, सिंपल रबर इरेजर की, तो दिस टाइप ऑफ इरेजर इज विजिबल टू नेकेड आइज। इस तरह का आपको नेकेड आइज से इजीली देखने को मिलता है। एंड इन दिस टाइप ओनली सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ पेपर गेट्स डिस्टर्ब। सुपरफिशियल पोर्शन का मतलब क्या है, आपकी जो पेपर पे कोटिंग होती है पेपर की, वो आपके डिस्टर्ब होती है। एंड कई बार क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा उसको रब कर दिया तो उस कंडीशन में जो पेपर फाइबर्स होते हैं वो भी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी देखने को मिलती है सिंपल रबर इरेजर वाले में। एंड इट मे बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, एंड समटाइम्स पार्टिकल्स ऑफ रबर विल बी सीन ओवर द पेपर सर्फेस। जो पेपर की सरफेस है, जहाँ पर जिस भी लोकेशन पर आपकी इरेज करा गया है किसी भी चीज़ को, उस पर्टिकुलर एरिया के अराउंड आपको रबर के बहुत ही माइन्यूट से पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा जब आप रबर से कुछ भी इरेज करते हैं तो वहाँ पर उसके बहुत पतले पतले से माइन्यूट से पार्टिकल्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो वही चीज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जब आप इरेज करते हैं किसी चीज़ को रबर का यूज़ करते हुए, तो वो जो आपकी पर्टिकुलर प्लेस होती है वहाँ का जो पेपर की थिकनेस होती है वो आपकी कम होने लगती है, उसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी कई बार आने लगती है। जितना ज़्यादा आप वहाँ पर इरेज करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी। लेकिन जब इस तरह का कोई फोर्जरी पर्पज़ से करता है तो वहाँ पर वो उतना ज़्यादा इरेज नहीं करता है, अपना मतलब भर का जितना उसको रिक्वायर्ड होता है उतना ही करता है। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि बिल्कुल पता चलने लगे। तो बहुत ही सावधानी से वो लोग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ही केयरफुली एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका सिंपल इरेजर का, सिंपल रबर इरेजर वाला मेथड। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट है एब्रेशन या फिर स्क्रैचिंग का मेथड। एब्रेशन या फिर स्क्रैचिंग जो होती है of the surface of paper with the help of sharp instrument such as razor, blade, scalpel, knife, या फिर कोई भी आपका पॉइंटेड एज वाला जो भी आप टूल, जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे उसका यूज़ करते हुए आप एब्रेशन या फिर स्क्रैचिंग यूज़ करते हैं। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके एब्रेशन जो इंजरीज़ होती है, इंजरीज़ में आपने पढ़ा होगा एब्रेशन, वहाँ पर एब्रेशन का क्या मतलब होता है, स्क्रैच हो जाना, किसी चीज़ से रगड़ पड़ जाना। तो यहाँ पर एब्रेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर भी तो आप रगड़ ही डाल रहे हैं, यहाँ पर भी आप स्क्रैच ही कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आपका एब्रेशन आपका फिजिकल इरेजर में एक मेथड होता है। ठीक है, जिसको हम स्क्रैचिंग भी कहते हैं। स्क्रैचिंग से आप समझ सकते हैं कि एब्रेशन का क्या मतलब है। एंड इट इज़ विजिबल बाई नेकेड आइज। नेकेड आइज से आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं। एंड इन दिस बोथ कोटिंग ऑफ पेपर एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर्स गेट डिस्टर्ब। यहाँ पर क्या होता है, जो पेपर की कोटिंग होती है और जो स्ट्रक्चर होता है फाइबर्स का, जो पेपर के फाइबर्स होते हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपके डिस्टर्ब हो जाती हैं इस तरह के एब्रेशन या फिर स्क्रैचिंग वाले फिजिकल इरेजर के मेथड में। एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एब्रेशन इज रिमूवल ऑफ सर्फेस फाइबर्स ऑफ पेपर विच मेक द इरेज्ड एरिया कंपैरेटिवली थिनर एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एब्रेशन का,
ये होता है कम्प्लीटली जो सरफेस के फाइबर्स होते हैं उनका रिमूवल हो जाना, उनका गायब हो जाना, और जो आपका पेपर होता है जिस भी जगह पर इस तरह का कुछ भी अप्लाई किया गया है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाता है। जो आपका इस तरह का होता है तो यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत थिनर हो जाता है एंड ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। तो ये चीज़ आपकी देखने को मिलती है एब्रेजन या फिर स्क्रैचिंग के मेथड में, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं इरेज़र। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी अब हम बात कर लेते हैं ये जो आपके इरेज़र थे अलग अलग, इनका डिटेक्शन अगर हमको करना है तो हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड्स हैं, कुछ ये हैं एंड इसके अलावा आगे भी हम कुछ यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम बात करें फिज़िकल इरेज़र्स जो होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए, तो यहाँ पर आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एस्डा है, रमन स्पेक्ट्रल कंपेरेटर है, वीएससी है, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर है। तो ये सारी चीज़ें आप फिजिकल इरेजर के डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आपको कई बार दिख जाता है, लेकिन उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर कई बार ये भी होता है कि जो लिखा है पर्टिकुलरली वहाँ पर लिखा क्या था उस चीज़ को अगर आइडेंटिफाई करना होता है तो उस केस के लिए आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना होता है। लेकिन फिजिकल इरेजर में ये चीज़ बहुत ही रेयर हो पाती है कि आप इस तरह से इरेज्ड चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर पाओ। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है तो उस कंडीशन में आप ये सारे जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स का लिखा हुआ है नाम, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। वीएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड ये जो है एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। सो ये आपकी सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं फिजिकल इरेजर के डिटेक्शन के लिए। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है केमिकल इरेजर का डिटेक्शन। अगर आपको केमिकल इरेजर का डिटेक्शन करना है तो यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट लिखी हुई है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपके फिजिकल इरेजर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका यूवी लाइट हो गया, तो इसको आप अपने फिजिकल इरेजर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूवी लाइट होती है 254 नैनोमीटर की यूज़ करी जाती है केमिकल इरेजर के डिटेक्शन के लिए। एंड फेदर्ड इंक लाइंस ड्यू टू डैमेज ऑफ पेपर एंड इट्स पोरोसिटी। तो यहाँ पर जो पेपर होता है तो वहाँ पर जो आपकी फेदर इंक लाइंस होती हैं, मतलब जैसे कि पेपर पर कुछ लिखा है तो उसके फाइबर्स जब आप स्क्रैच करते हैं उसमें जो लिखा होता है तो उसको जब आप उसमें केमिकल अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो वहाँ पर पेपर होता है तो उसमें उसके साथ भी कुछ रिएक्शन होता है एंड वो पेपर में हल्की सी फेदर लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, हल्का सा रफनेस आ जाती है। तो उसकी वजह से जो इंक होती है वो उन फेदर्स में जो फाइबर्स होते हैं उसमें हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है फेदर्ड इंक लाइंस। तो इसकी वजह से जो डैमेज होता है पेपर का और जो पोरोसिटी होती है तो ये आपको कई बार नेकेड आई से देखने को मिलती है, तो ये चीज़ भी होती है। इसके अलावा ऑब्लिक सनलाइट, जो सनलाइट होती है जब आप उसको उस पर डालते हैं तो वहाँ से भी आपको कई बार देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हीटेड सिल्वर प्लेट, जो सिल्वर प्लेट होती है उसको हीट करते हैं, उसके ऊपर जब आप उसको रखते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार आपको अवेलेबल होता है जो कुछ भी वहाँ पर लिखा हुआ था। देन यूनिवर्सल स्क्रैच इंडिकेटर, ये यूनिवर्सल स्टार्च इंडिकेटर, इसका यूज़ भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। देन अमोनियम सल्फाइड पेपर है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप है, इंफ्रारेड फोटोग्राफी है, एस्डा है, वीएससी है, आरएससी है। ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं केमिकल इरेजर का डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये जो नीचे लिखे हुए हैं आपके स्टीरियो माइक्रोस्कोप, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एस्डा, वीएससी, आरएससी, ये सारे के सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एस्डा की फुल फॉर्म की, तो एस्डा की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एपरेटस। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एपरेटस, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। वीएससी की फुल फॉर्म होती है वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर। एंड आरएससी की फुल फॉर्म होती है रमन स्पेक्ट्रल कंपेरेटर, ठीक है। तो ये सारी की सारी हो गई आपकी इसकी फुल फॉर्म्स। एंड जो आपके केमिकल्स या फिर जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो अलग अलग चीज़ें यूज़ करी जाती हैं केमिकल इरेजर के डिटेक्शन के लिए, वो यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट लिखी हुई है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपका रिस्टोरेशन ऑफ इरेज्ड राइटिंग। जो इरेज्ड राइटिंग होती है तो कई बार पॉसिबिलिटी होती है उनको रिस्टोर करने की, और ये पॉसिबिलिटी जनरली जो केमिकल इरेजर होता है उस केस में ज़्यादातर आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप आयोडीन फ्यूमिंग का यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम का यूज़ कर सकते हैं, थायोसाइनिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अमोनियम पॉलीसल्फाइड का यूज़ कर सकते हो। ये सारे के सारे कुछ केमिकल्स थे
जिनको अप्लाई करके उस पेपर पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप रिस्टोर कर सकते हैं जो भी इरेज्ड राइटिंग थी। एंड इस तरह का काम आप अगर जनरली हम बात करें तो जो केमिकल इरेजर के केसेस होते हैं वहीं पर आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका पूरा का पूरा इरेज़र के बारे में। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने पूरा बात करी इरेज़र क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स को हमने पूरा डिटेल में समझा, उसका डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं और रिस्टोर हम कैसे कर सकते हैं इरेज्ड राइटिंग को। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मगर फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, उसको आप सभी को उनका रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड इनकी पीडीएफ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल पर, दोनों ही जगह पर आप फॉलो कर लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स भी अपने नेट के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।